2024 में काशी में 11 करोड़ पर्यटक आए। अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। उनका एक सहयोगी मृत्यु कुंभ बोल रहा है, ममता जी मृत्यु कुंभ बोल रही हैं, तो कोई लालू प्रसाद यादव जी फालतू का कुंभ बोल रहे हैं। मानो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। अटल जी ने कहा था ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, अपने घर में औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, राहुल गांधी 3,62,000 से। आप में से जो असम गया होगा, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। शाहरुख खान की भी चेकिंग हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबको याद है माय नेम इज खान किस जमाने की मूवी है? चुन चुन कर भारतीयों को अपमानित किया जाता था, कपड़े उतरवा के सारी चेकिंग होती थी, हथकड़ी लगा के चेकिंग होती थी। और तो और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चुप रही थी कि आदर्शी असली मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि असली मुख्यमंत्री, असली विधायक भी नहीं बन कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। कांग्रेस पार्टी पुराना आशिक है और आम आदमी पार्टी नया आशिक है और ये समाजवादी पार्टी भी नया आशिक है। इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। मित्रों, इस समय हम सब काशी में हैं। महाकुंभ का यह महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पर्व अपने अंतिम चरण की तरफ है। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और ऐसे में काशी की इस पवित्र भूमि पर एक अलग अनुभूति होती है। और आज बजट के संदर्भ में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विगत 10 वर्षों में जिस दृढ़ता के साथ, जिस दक्षता के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की तरफ क्रमशः आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल के समाप्त होने तक, अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प रखा है, इस बार का बजट उसी दिशा में एक मील का पत्थर। 2025 का हमारे बजट में सर्वस्पर्शी, विकासोन्मुखी और एक बेहतर भविष्य की तरफ दृष्टि रखने वाले व्यापक कदमों का मिला जुला प्रभाव दिखाई पड़ता है। समाज के सभी वर्गों के लिए मैंने सर्वस्पर्शी क्यों कहा? सर्वप्रथम अगर हम देखें तो आप सभी लोगों को ध्यान है कि मध्य वर्ग के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वर्ग ने जो अपेक्षा की हो बजट में, उससे अधिक उसे प्राप्ति हुई हो। आप सबको ध्यान होगा कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ बजट्स ये कहा जाता था 10 लाख रुपए तक पे आयकर की छूट मिलेगी, परंतु माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 12 लाख की घोषणा की। ये बहुत रेयर होता है कभी कि जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की जा रही हो उससे ज़्यादा सरकार बजट में प्रावधान किए। तो मध्य वर्ग को उसके विकास में योगदान का सम्मान करते हुए, वहाँ से अगर आप देखें तो किसानों के लिए 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का चयन इस बजट में किया गया है जहां पर कि उत्पादन कम होता है, उनको चिन्हित करके 1,70,00,000 किसानों को उसका लाभ देना। दलहन के उत्पादन में, यानी उड़द, मसूर जैसी और तूर की दाल में, जिसमें भारत अभी थोड़ा कमतर स्थिति में है, उसमें भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए एक विशेष योजना का प्रावधान करना और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना। इस संदर्भ में मैं उल्लेखनीय बात ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने आने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता में जो लोग दुग्ध का व्यवसाय करते हैं और जो मत्स्य पालन का व्यवसाय करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। उसके उपरांत यदि आप देखें तो
एकदम आधुनिक नई टेक्निक के बारे में, जिस तरफ लोगों का कम ध्यान जाता है। हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, क्योंकि यदि भारत को विकसित भारत बनना है तो हमें क्लीन एनर्जी के द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 100 गीगावाट का प्रोडक्शन 2047 तक और 2033 तक 50 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का एक अलग निधि स्थापित की गई है और 3 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। बजट में यदि आप देखें तो 6 मुख्य बिंदुओं की तरफ मुख्यतः ध्यान आकर्षित किया गया है। उसमें एक है अर्बन डेवलपमेंट, पावर और माइनिंग, और इसके अतिरिक्त टैक्सेशन, रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें यह भी घोषणा की गई है कि जो भारत का इनकम टैक्स लॉ है उसमें अब आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। अभी तक जो हमारा आईटी एक्ट है जो 1961 का है, जिसमें लगभग 23 चैप्टर हैं और 298 क्लॉज हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा इसको लगभग आधा किया जाएगा, सरल, सहज और बोधगम्य किया जाएगा, ताकि टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को समाधान करने में अधिक समय और अवसर प्राप्त हो सके। अब अगर इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास पर जोर डालने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की व्यवस्था की गई है। यानी भारत के अंदर शहरी विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो उसमें किस प्रकार से आगे उन्नति हो सकती है उसके लिए अलग प्रावधान है। और जो कैपिटल आउटले है, कैपिटल आउटले में 15 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये कैपिटल आउटले वो होता है जिसको आप कहते हैं मूलभूत ढांचे में इन्वेस्ट करना। और इस समय भारत मूलभूत ढांचे मतलब सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, यानी जो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ में आता है कि इसमें इन्वेस्ट किए गए धन का सीधा प्रभाव क्या हो रहा है, परंतु आप सबको पता है यदि सड़क, रेल और एयरपोर्ट और बंदरगाह बेहतर हो जाते हैं तो उसके बाद समूचे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पे अंतर आता है। और इसी के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया डायमेंशन जोड़ते हुए इस बजट में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सभी स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। यानी सड़क, रेल और एयरपोर्ट के साथ साथ जो हमारा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर स्थापित करके एक नया स्वरूप देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आपने ध्यान दिया हो कि पिछले बजट में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात की गई थी और इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की गई है, अर्थात नया भारत किस रूप में उभर कर सामने आ सकता है उसके लिए व्यवस्था की गई। कुछ एक चीजें इस बजट में बहुत संवेदनशीलता के साथ की गई है, जैसे कैंसर से जुड़ी करीब 36 ड्रग्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है ताकि जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको दवा की उपलब्धता कम दामों पर हो सके। दूसरा उदाहरण है कि आप लोगों का जो बैंक में पैसा जमा होता है उसमें 50,000 रुपए से ऊपर जैसे इंटरेस्ट होता था तो TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑटोमेटिक बैंक कर लेता था, उसकी सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यानी अब 1 लाख रुपए के बाद ही बैंक स्वतः उसको टैक्स डिडक्शन कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। जो हमारे बुजुर्ग नागरिक हैं उसमें बहुत से लोग किराए के आधार के ऊपर, यानी एक तो बैंक डिपॉजिट में रहते हैं तो उनको 1 लाख रुपए तक के बाद TDS होगा। जो किराए के आधार के ऊपर ही अपनी जीविका उपार्जन करते हैं उनके लिए पहले था कि जो रेंटल इनकम है यानी किराए से मिलने वाली जो आय है उस पर 2,40,000 रुपए के ऊपर TDS ऑटोमेटिक लग जाता था, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शुरू हो जाता था। उसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। यानी पहले 20,000 रुपए तक के किराए के ऊपर अपने आप टैक्स कटना शुरू हो जाता था, अब 50,000 रुपए महीने तक के किराए के बाद ही बैंक उसमें से ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्शन कर पाएगा। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ज्ञान कहा था, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसका एक संवेद विकास किस प्रकार से हो सकता है, इस बजट में उन व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में
15 स्लैब होते थे, उन्हें हटाकर अब 8 कर दिया गया, 7 कर दिया गया, यानी 8 स्लैब्स हटा दिए गए। इनकम टैक्स में भी अगर आपको ध्यान हो कि वो तो बढ़ाया गया है, एक 25% का नया स्लैब भी दिया गया है, अर्थात जिन लोगों की 1 लाख रुपए तक की महीने की आमदनी, उन्हें तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके ऊपर वालों को भी एक सब्सटेंशियल बचत होगी, यानी एक अच्छे मात्रा में बचत होगी, और इसके लिए सरकार ने एक प्रकार से अपने 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व छोड़ा है। तो यह दर्शाता है कि सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में दूरदृष्टि रखते हुए और पीएम स्वनिधि योजना, अर्थात जो हमारे कारीगर हैं उनके लिए किस प्रकार से उनका आर्थिक विकास हो सके, उसके लिए अलग बजटरी प्रावधान रखते हुए हेल्थ सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग 99,958 कुछ करोड़ रुपए का प्रावधान है, वह प्रावधान किया गया है। हमारा जो डिफेंस का बजट है वो पिछले बारों से कहीं अधिक, ताकि भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सके। और मिडिल क्लास के विषय में तो हमने आपको बताया ही, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। इस समय विश्व में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो आप देखें, युद्ध का वातावरण और कोविड के बाद जो इंडस्ट्री में रिसेशन है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं कि ग्लोबल हेडविंड्स हैं। हेडविंड का मतलब जब आपका जहाज चलता है ना, तो अगर सामने से हवा आ रही है तो स्पीड धीमी हो जाती है, और टेल विंड मतलब पीछे से आ रही है तो स्पीड तेज हो जाती है। इस समय स्पीड रोकने की स्थिति है। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट ने एक बहुआयामी विकास का जो खाका प्रस्तुत किया है और समाज के सभी वर्गों को ऊर्जा देने की जो बात की है, उसने आज भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आप सबको याद हो, एक पुराने दौर की फिल्म थी जिसका बड़ा फेमस गाना था ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। उससे पहले का डायलॉग क्या था? पहले का डायलॉग ये था कि प्राण कहता है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। तुम्हारा मुल्क 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। ये 1970 के आसपास की है, जब हमारे विपक्ष वालों के अनुसार सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा जी का शासन था। उसके बाद गाना शुरू होता है जब जीरो दिया मेरे भारत ने। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती हैं कि नेक्स्ट ईयर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%, विच विल बी मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। यानी अगले वर्ष भारत का विश्व के विकास में योगदान 15% होगा, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक होगा, और भारत विश्व के ग्रोथ इंजन में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करने वाला ग्रोथ इंजन के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दक्षता के साथ, जिस कुशलता के साथ, जिस विपरीत परिस्थितियों में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं, 3रे बड़े एयरपोर्ट इंडस्ट्री के प्रतीक बने हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं। इवन जो टॉप एंड मोबाइल हैं, आईफोन, उसका 1 लाख करोड़ रुपए तक का हमारा वो हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस समय हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से भी ज़्यादा है। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी नंबर 1 के देश बन के उभरे हैं। तो इसलिए मैं देश की जनता के समक्ष और जो हमारे आलोचक हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप आंखें अपनी खोल के देखिए, चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। तो एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूँ, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके आलोचकों के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में जो भारत जिस सावधानी, सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, कितनी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं तो बिखर गई। मैं एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं, जो हमारे विरोधी कहते हैं, मैं पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी है एवरग्रांड, वो 2023 में बैंकक्रप्ट हुई और 2024 में लिक्विडेट हो गई। अमेरिका के 2 बड़े बैंक, जिसमें सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, बैंकक्रप्ट हो गए। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं
आलोचकों के लिए मोदी जी की तरफ से कि हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और आप जाके चेक करिए, दिसंबर 2021 में काशी में कुल पर्यटक 30,78,000 आए थे। 2020 में भी 28 और 30 लाख, और 2024 में काशी में 11 करोड़ पर्यटक आए। 30 लाख से 11 करोड़। अब सहज स्वाभाविक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा काशी नगर की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं, पूरे भारत में आजादी के बाद से लेकर 2023 तक यदि कोई एक डेस्टिनेशन था जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे तो वो आगरे का ताजमहल था। मगर 2024 पहला वर्ष है जब नंबर 1 के ऊपर आगरे का ताजमहल नहीं, अयोध्या का श्री राम मंदिर है, जहां 13.5 करोड़ पर्यटक आए हैं। और विकास की नई इबारत अगर आप देखें, अब एक डाटा के अनुसार कुंभ से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान है, उसमें निकली हुई खबर के अनुसार यदि देखा जाए तो 1% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस वर्ष केवल कुंभ से आने वाली इकोनॉमी से होगा। और आप एक बात याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। वाराणसी से भी गिनी चुनी फ्लाइटें जाती थी। आज अकेले पूर्वांचल में 5 एयरपोर्ट हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर, अयोध्या और वाराणसी। और जिसमें कुशीनगर भी इंटरनेशनल है, अयोध्या भी इंटरनेशनल है, और वाराणसी में भी। मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है यह समझने के लिए। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, ये भारत का एक सांस्कृतिक उत्थान भी हो रहा है। तो विकास और आत्मगौरव, इन दोनों को साथ में रखने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने किया। और वैसे तो उत्तर प्रदेश का भी बजट आ चुका है और उसमें भी ऐसे कई शानदार कदम उठाए गए। देखिए, जो लोग हमेशा संदेह में जीवित रहते हैं, जिन्हें कोरोना की वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन नजर आ रही थी, उन्हें उसमें भी संदेह था। राम मंदिर के शिलान्यास के समय जिसे वो अंधविश्वास कहते थे, वहाँ मुहूर्त के मर्मज्ञ हो गए थे, बताने लगे थे मुहूर्त में उनको संदेह था। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बाकायदा 2023 में तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। ये विचार गोष्ठी थी, ये वक्तव्य नहीं था। और आप लोगों को शायद ना ध्यान हो तो मैं बताना चाहता हूं, 2021 में दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में, जिसमें अमेरिका की बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटी थी, एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। उसके बाद कभी हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतिमा फाड़ना, कभी अनाप शनाप बोलना, और उसके बाद जिस ढंग की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, चाहे वो बिहार के उनके साथी हों या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो। उसके बाद जब वो ये बात बोलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, कुंभ की इस व्यवस्था को लेकर यदि कोई भी घटना हुई है तो उनके मन में संवेदना नहीं, संतुष्टि का भाव है। क्योंकि इस पृष्ठभूमि के साथ देखिए, उनका एक सहयोगी मृत्यु कुंभ बोल रहा है, ममता जी मृत्यु कुंभ बोल रही हैं, तो कोई लालू प्रसाद यादव जी फालतू का कुंभ बोल रहे हैं। मुझे लगता है, कहा गया किसी भी चीज को प्रसंग और संदर्भ के साथ देखिए। प्रसंग और संदर्भ से देखेंगे तो मुझे लगता है इन आरोपों में गंभीरता नहीं है, इन आरोपों में संवेदना नहीं है, इन आरोपों में राजनीतिक संतुष्टि का उद्देश्य। देखिए, हमने तो इस विषय के ऊपर पहले ही कदम उठाया था। हम CAA लाए थे कि जो लोग लीगली आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे और जो इलीगली आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई रोकेंगे। परंतु अफसोस की बात है, ये वही दल थे जो सब इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव से पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और उन्होंने कहा था जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको हम बाहर करेंगे, तो उस समय ममता बनर्जी जी ने कहा था मैं देखती हूं कि कौन उनको बाहर करता है। अर्थात जो लोग घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, अपने वोट बैंक की संभावना देखते हैं,
देश की जनता को उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और उन्हें भी इतिहास से सबक लेना चाहिए कि ये जो अटल जी ने कहा था ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, अपने घर में औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है, और इसका इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय में पूर्णतः प्रतिबद्ध है, चाहे विपक्ष जो भी करे, परंतु घुसपैठ के विषय को नियंत्रित करने और इसके बाद उस पर प्रभावी कानून सम्मत कार्रवाई के लिए। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जब एनआरसी का विषय आया था तो यही लोग विरोध करने लगे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए वो सदा ही सदा विरोध करेंगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मगर मैं ये बताना चाहता हूं, मैं पूरे देश को एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं। जब एनआरसी का विषय आता है तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें कागज मत हमसे मांगो, हम जहां बैठे वहां मान लो कि हम यहाँ के थे। यही वो लोग हैं जो श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे के समय कहते थे श्री राम लला जहां विराजमान है, नहीं, उसके आधार पर नहीं, कागज दिखाओ, और कागज 100 साल पुराने भी दिखाओ, 400 साल पुराने भी दिखाओ, 500 साल पुराने भी दिखाओ, और हिंदी के नहीं, अंग्रेजी के नहीं, संस्कृत और फारसी के भी दिखाओ। तो मुझे लगता है कि अपने लिए एक वर्ग के लिए ये स्टैंडर्ड और भगवान के लिए दूसरा स्टैंडर्ड, तो मुझे वो पंक्ति याद आती है कि मानो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे बाकी कोई ना दिखाएगा। यानी वो उनसे पहचान पूछी जाएगी, बाकी किसी से पहचान नहीं पूछी जाएगी। इससे जनता की नज़र में इनका दोहरा चरित्र उजागर होगा। जो आपने सवाल किया है उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने आने के बाद पहला तो ये लक्ष्य था कि हम रोकें घुसपैठ। मैं इसमें 2 सेंटेंस में आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। शायद आप में से किसी ने IMDT एक्ट का नाम सुना है। IMDT एक्ट एक दुर्दांत एक्ट था जो 1983 या 84 में इंदिरा जी के शासनकाल में आया था। उसमें जानते हैं क्या प्रावधान था? यदि आपको लगता है कि कोई विदेशी है, घुसपैठिया है, और आपने कहा है घुसपैठिया, तो आप साबित करिए कि यह बांग्लादेश का रहने वाला है। उसको साबित नहीं करना कि भारत का नागरिक है। उसके अगेंस्ट हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गए थे कोर्ट, और 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे क्वैश किया। क्वैश करते समय कमेंट किया कि ये जो घुसपैठ की समस्या है भारत पे एक्सटर्नल एग्रेशन के समकक्ष है। और वो क्यों होती थी? क्योंकि बांग्लादेश से हमारी सीमा का निर्धारण ही नहीं था। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद सबसे पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। अब कुछ गांव हमारे में आए, कुछ गांव उनके में गए, अब बिल्कुल सीमा का निर्धारण हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा की तरह फेंसिंग की जा रही है, जिसमें लगभग 80% फेंसिंग कंप्लीट हो गई है बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। यानी सबसे पहले तो हमने घुसपैठ को नियंत्रित किया है। उसके बाद अंदर जो लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं उनको चिन्हित किया है। इसके अगले चरण के ऊपर चिन्हित करके तो जो भारत की समस्या है ना, वो अमेरिका के मुकाबले बहुत जटिल है और बहुत भारी है। वहाँ पे शायद घुसपैठियों में कोई वोट बैंक नहीं देखता, हमारे यहाँ लोग घुसपैठियों में वोट बैंक देखते हैं। और ये मैं एक और प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ, शायद मुझे फैक्ट अचानक ध्यान आया। आपको पता लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस सीट में हासिल हुई थी? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, राहुल गांधी 3,62,000 से जीते थे। आप में से जो असम गया होगा, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, भारत का चुनाव इकलौता चुनाव था जब लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों ये आर्टिकल लिखा जा रहा था, मोदी हैज टू गो? किसको संदेश दिया जा रहा था? अब धुबरी की जीत 10,25,000 से, और राहुल गांधी की उस यात्रा में असम के धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और बंगाल के मालदा में उमड़ी भीड़, और उसके बाद कांग्रेस नेता का लिखा गया वह आर्टिकल, सबको जोड़ के देखिए तो समझ में आ जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता के लिए दृढ़ता के साथ खड़ी है, वहीं विपक्ष उसको किसी भी सीमा तक कंप्रोमाइज करने के लिए सियासत के नफे नुकसान के तराजू पर तो मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मात्र कुछ दिन पहले वो कांग्रेस से यूपी के 2 लड़के जो थे उसमें आपस में दोस्ती थी, उस पर ज़्यादा सही हो रहा है। देखिए, इस विषय पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सदन में जवाब भी दिया है। ये अमेरिका का अपना अंदरूनी उनका नियम था, परंतु भारत सरकार इस पर संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने अनेक देशों के नागरिकों के साथ किया, परंतु मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, ये तो अवैध घुसपैठिए थे जिनको वहाँ भेज रहे हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं।
कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तो जो हमारे वैध लीगली जाते थे उनके साथ क्या होता था? कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। शाहरुख खान की भी चेकिंग हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबको याद है माय नेम इज खान किस जमाने की मूवी है? वो किस मुद्दे पे बनी थी? चुन चुन कर भारतीयों को अपमानित किया जाता था। कपड़े उतरवा के सारी चेकिंग होती थी, हथकड़ी लगा के चेकिंग होती थी। और तो और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चुप रही थी। मोस्ट डिग्निफाइड, जो देश का प्रथम, हम लोगों ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, तब संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, तब अमेरिका ने उसके लिए खेद व्यक्त किया था। इसलिए जो लोग आज अवैध लोगों के लिए, जिनके दिल में इतने अरमान उभर रहे हैं, वो अपने ज़माने में वैध और गरिमापूर्ण लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं करते। देखिए, जनता दल का अंदरूनी मामला, पहली बात तो इस विषय के बारे में अपने को जानकारी नहीं है। आप इसमें जनता दल के किसी भी उससे पूछेंगे और ये उनका अपना अधिकार है। देखिए, मैं एक और बात बहुत स्पष्ट कहूँ, परिवार और परिवारवाद में क्या अंतर है? वो जो पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। जैसे पूंजी सबको चाहिए जीवन जीने के लिए, तनख्वाह चाहिए या बिजनेस करना है, कुछ तो धन पूंजी चाहिए ना। पूंजीवाद क्या है कि सारी पूंजी मेरे पास। तो किसी के परिवार का कोई व्यक्ति, ये माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, वो राजनीति में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं रोका जा सकता। परंतु परिवारवाद ये होता है कि मेरे बाद मेरा ही व्यक्ति इस पार्टी को संभालेगा। जैसे आप जिस भी मीडिया संस्थान में काम कर रहे होंगे, आपका परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता अथवा उस मीडिया संस्थान को नहीं ज्वाइन कर सकता, ये नहीं हो सकता। पर कोई ये कहे कि मेरे बाद ब्यूरो चीफ मेरे परिवार का ही व्यक्ति बनेगा, मेरे एडिटर से हटने के बाद मेरे ही परिवार का व्यक्ति बनेगा, ये है परिवारवाद। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कहती थी कि आतिशी असली मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल जी असली मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि असली मुख्यमंत्री, असली विधायक भी नहीं बन पाया, और जिसको वो असली मुख्यमंत्री कहने से मना कर रहे थे, कम से कम वो असली नेता प्रतिपक्ष तो बन गई। अखिलेश जी के अरमानों पे मायूसी छा गई होगी, और मायूसी उनकी अनेक मामलों पे छाती रहती है। जब योगी जी ने कहा था मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तब भी आपने उनकी मायूसी देखी थी। तो मुझे लगता है कि उन्हें मायूस होने की आदत है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इतना अच्छा बजट देखने के बाद विपक्ष का मायूस होना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है। आप देखें, पिछले 10-12 वर्षों में अनेक लोग, कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है, तो और जो इंडी गठबंधन है, वैसे अब आप लोगों को अभी पूछना चाहिए उनसे कि ये इंडी गठबंधन है कहाँ भैया, ये अभी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस समय ये है, वो जो पुराना वाला गीत था ना कि 100 रूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। देखिए, दिल्ली में हमारी जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास की जीत है। मोदी की गारंटी पर जनता की मोहर है, और दिल्ली का चुनाव परिणाम यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शून्य में सुकून दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसे ही वहां हुआ है। कारण क्या है? एक ही वोट बैंक था जिसके लिए इंडी गठबंधन एक हुआ था। अब कांग्रेस पार्टी पुराना आशिक है और आम आदमी पार्टी नया आशिक है, और ये समाजवादी पार्टी भी नया आशिक है। तो जैसे ही पुराना इश्क जगने लगता है, तो नए वाले आशिक को डर लगने लगता है कि पुराना इश्क जगना नहीं चाहिए, और जब नया वाला आशिक फेल होने लगता है तो पुराने आशिक के मन में तमन्नाएं फूटने लगती हैं। तो इन दोनों का रिलेशनशिप वही कहलाता है। तो मैं आप और कांग्रेस के गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कहूँगा, चुनाव तक एक साथ थे, फिर चुनाव से अलग हो जाते हैं, हारने के बाद फिर एक साथ होने लगते हैं। तो इनके लिए वो पंक्ति सही बैठती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है।